Welcome to yet another lecture. My name is Vikramaditya, और we are going to talk today about how to calculate the moment of inertia of various configuration or various structures about well-defined axis. तो वो जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं या वेल डिफाइंड बॉडीज हैं उनके सर्टेन एक्सिस हैं और उन सर्टेन एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इस पिक्चर में दिस थिंग इज ए यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड बोलने का मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये जो एक्सिस है बेसिकली इस रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हालांकि एक एक्सिस अलोंग द रॉड भी शो किया हुआ है, बट इस रॉड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, शायद कभी भी नहीं। ये कैलकुलेट करते करते आप बड़े आराम से समझ जाएंगे खुद ही। लेकिन इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। लेट्स बिगिन। इसके लिए कुछ एक पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होंगे या फिर पैरामीटर्स को छोड़ो, इसमें सिंपल रॉड का लेंथ मैं डिसाइड कर देता हूँ कि क्या है। तो मान लिया कि इस रॉड का लेंथ L है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब कि ये लेंथ जो होगा ये L/2 होगा और इस साइड का लेंथ भी L/2 होगा ताकि इसको पूरा लेंथ L हो जाए। और एक चीज़ और मान लेता हूँ, सपोज दैट इसका मास M है, कैपिटल M। और लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, ये बार, यूनिफॉर्म बार, थीन यूनिफॉर्म बार अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब दिस एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो जो बेसिक डेफिनेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो कि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उस बॉडी में पहले आपको एक मास एलिमेंट चाहिए। तो वो मास एलिमेंट सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया दिस मास एलिमेंट, और इस मास एलिमेंट का मैंने नाम रख दिया dm। सिंपली m कैपिटल हो या स्मॉल हो इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, मैंने मान लिया कि dm है इसका, इस मास एलिमेंट का। इस मास एलिमेंट का डिस्टेंस भी होगा हमारे एक्सिस से। सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज x। इस मास एलिमेंट का डिस्टेंस उस एक्सिस से x है। तो उस मास एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने जा रहा है दैट वी आर गोइंग टू राइट इट x² dm। and what is it? This is the moment of inertia of mass element dm about the given axis। और इस एक्सिस के अबाउट dm का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वी शुड राइट इट di, बिकॉज इनफाइनाइटेसिमल मास एलिमेंट का इनफाइनाइटेसिमल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट i। सो टू फाइंड i we need to integrate this expression x² dm। और जिस फॉर्मेट में ये इंटीग्रेशन करना है हमें, nobody can integrate it sorry, because we can integrate such things like x² dx, y² dy, but x² dm we cannot integrate। So we need to find a relationship between dm and x। तो x तो एक फाइनाइट डिस्टेंस है एक्सिस से इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट ऑफ मास dm का। सो मास के डिस्ट्रीब्यूशन में x और dm को रिलेट करने वाला फैक्टर छुपा हुआ है, इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। वी आर गोइंग टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? तो सिंपली ये मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो पॉइंट मास है इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर होगा और ये चूँकि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये x के बाद ये जो छोटा सा
डिस्टेंस होगा इसको हम dx तो मान ही सकते हैं, सो दैट कि dm एलिमेंट जो है ना dx लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस dm एलिमेंट का मास पर यूनिट लेंथ हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि dm per unit dx, mass per unit length for this mass element is dm upon dx, and this is uniform, mass per unit length is a constant। तो यही रेशियो जो dm के का जो मास पर यूनिट लेंथ होगा, यही रेशियो पूरे यूनिफॉर्म बार के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज दिस हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं, इट्स अ यूनिफॉर्म बार, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट। सो जो एक छोटे से पॉइंट के लिए मास पर यूनिट लेंथ होगा पूरे रॉड के लिए, इट शुड बी इट, वही होना चाहिए। तो पूरे रॉड के लिए लिखेंगे तो पूरे रॉड का मास तो हमने m लिख रखा है और लेंथ पूरे का l है, तो ये मास पर यूनिट लेंथ की कहानी हो गई। और ऑफ कोर्स यहाँ से हम अपने मतलब की चीज़ें खोज सकते हैं। dm और x को रिलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन एक हो सकता है, dm इक्वल्स m/l अपॉन dx। और लेट्स चेक आउट कि वी कैन स्टिल कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन और नॉट दिस वन। तो चेकआउट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और dm के बदले में अगर मैं एक स्टेप बचाना चाहूँ तो m/l दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, इट्स अ कांस्टेंट बिकॉज इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल है dx। और dx में वेरी करने वाली बात यही है कि ये इस बार में कहीं भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से x तो वेरिएबल होगा, बट dx कहीं भी हो, dm कहीं भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टोटल मास कितना है और टोटल लेंथ कितना है। सो m/l बिकम्स ए कांस्टेंट हियर। और क्या था इस dm में, तो m/l को हमने बाहर निकाल लिया, अब बचा हुआ है dx। अब जैसा कि आपको पता है जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल हमने डिसाइड कर दिया है कि दिस इज द लेंथ x, ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। तो इस लेंथ का कंप्लीट वेरिएशन इंटीग्रेट करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा। तो x का ओरिजिन कहाँ लिया है हमने, यहाँ लिया है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जाहिर सी बात है l/2 होगा, तो यहाँ पर कितना लेंगे, तो एक साइड में अगर प्लस l/2 लिया है तो दूसरे साइड में माइनस l/2 लेंगे। और वी वुड like to write the limits of integration as minus l/2 to plus l/2, and of course the rest of the things are quite easy। m/l थिंग को तो मैं जैसे है वैसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 होने जा रहा है, और इसके लिमिट्स पुट करेंगे हम लोग माइनस l/2 टू प्लस l/2, एंड काइंडली कैलकुलेट दिस, you will get a result like ml square by 12। यही वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो ये वैल्यू आपको मिल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 मिल गया आपको। अब आप अगर किसी और एक्सिस के अबाउट जो, चूँकि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही वो एक्सिस है जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म बार के सेंटर ऑफ मास से पास करता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोग सर्टेन कंडीशंस में किसी एक एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक एंड के अबाउट दिस एंड, या कोई भी राइट साइड का भी एंड ले सकते हैं, या कोई और डिस्टेंस भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इसके अबाउट अगर कैलकुलेट करना चाहें इस एक्सिस के अबाउट, तो सिंस ये आपका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक्सिस वो एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से के अबाउट पास कर सकता है, तो ये ml स्क्वायर बाई 12 जो है बेसिकली दिस इज योर ICM एट द मोमेंट। अगर इस तरीके से सोचना आप शुरू करो तो एक एंड के अबाउट निकालना है तो
इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप आई मान लो इस एंड के अबाउट, तो आप आराम से ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हो और यू कैन राइट इट आई इक्वल्स आई सी एम प्लस टोटल मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है L/2, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हो। एंड यू विल सी कि आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज क्या सिर्फ आई सी एम का वैल्यू रखना है, you will get your result as ml²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया और ये एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और ये इसके अबाउट हो गया। अगर आप कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हालांकि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस, लेकिन क्योंकि उसके बाद उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमेशा से एक टूल मौजूद है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये एक्सिस फ़िलहाल तो इस रॉड के परपेंडिकुलर है। व्हाट इफ़ अगर ये एक्सिस किसी एंगल पर जो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये एक्सिस 90 डिग्री पर ओरिएंटेड नहीं है इस रॉड के अबाउट, किसी और एंगल पर हो, तो क्या हम रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करेंगे या कोई तरीका है हमारे पास? तो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि रोटेशन मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रोटेशन मैट्रिक्स के जो आइडियाज़ हैं वो भी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का जो आइडिया है उसी से फॉर्म हुआ है। सो हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स यूज करने के बजाय यहाँ पर बेसिक कोऑर्डिनेट्स का जो आइडिया होता है वो यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू इट। Now you can see we have another picture on the screen। इस पिक्चर में ये जो रॉड है ये तो सेम ओल्ड यूनिफॉर्म बार है, वही हमारा यूनिफॉर्म रॉड है। पुराना वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले कैलकुलेट किया है। ये नया एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हम इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज दैट कि हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये एक्सिस पास कहाँ से करता है, तो ये पिक्चर में भले ही दिख नहीं रहा अच्छा, बट आई बिलीव कि जिसने फिगर बनाया है वो भूल गया इस बात को, लेकिन मैं इसको मेंशन कर दूं यहाँ पर कि ये सेम ओल्ड अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, और ये वाला जो एक्सिस जो मैंने रोटेट कर दिया है वो भले दिखाई नहीं दे रहा हो पिक्चर में, लेकिन इट इज़ स्टिल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। मतलब वो इसके बाइसेक्टर से ही, मिड पॉइंट से ही पास कर रहा है, ये आप मान लो। और ये इस रॉड के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइन है और यही हमारा एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, वही काम सब शुरू करेंगे। पहले एक मास एलिमेंट चूज करेंगे। सपोज दैट मास एलिमेंट इज दिस रॉड का ये पार्ट। ये अभी भी वही चीज़ें हैं, इसका ये जो पुराना एक्सिस था जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला एक्सिस था उससे अभी भी डिस्टेंस x ही है, x डिस्टेंस है। और मैं इसको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस x ही है, इसका x ही है, और इसका लेंथ जो है अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसका डिस्टेंस अगर x है तो इस मास एलिमेंट का लेंथ इट इज स्टिल dx। वो पुराने वाले सारे नोटेशंस, सारे इंफॉर्मेशन मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। बट जिस एक्सिस के अबाउट इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हमें, उस एक्सिस से इसका डिस्टेंस वो चेंज कर गया, सर्टेनली चेंज कर गया।
डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूं तो ये लेंथ हमें मिलेगा, और ये लेंथ x नहीं है। तो एक ट्रायंगल तो हमें मिला है, इस ट्रायंगल में x क्या है? तो ये तो दोनों, ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये x इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर जो है साइन थीटा में लिखा जाता है, तो दिस इज हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, बेसिक डेफिनेशन साइन थीटा का। उससे हम यूज़ कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नया वाले एक्सिस से डीएम का x साइन थीटा है। तो इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नए वाले एक्सिस के अबाउट जो हम लिख सकते हैं वो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई डीएम, and this is the moment of inertia about this mass element dm about the new axis। तो ये di लिख सकते हैं, i कैलकुलेट करना है, तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल दिस थिंग्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई dm। तो dm यहाँ पर इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। डीएम में वैसे वेरी करने वाली क्या बात है, तो ये एक पॉइंट का मास है और वो पॉइंट इस रॉड पर कहीं भी हो सकता है। तो कहीं भी हो सकता है तो उससे थीटा को फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो थीटा अगर चेंज नहीं कर सकता है दैट मीन्स साइन थीटा नहीं चेंज कर सकता है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज ए कांस्टेंट हियर। बट डीएम अलग अलग जगह पर होगा तो एक्स का वैल्यू डिफरेंट होंगे, और x के वैल्यूज अगर डिफरेंट होंगे दैट मीन्स x इज ए वेरिएबल हियर। तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता इंटीग्रेशन के, तो मैं सिंपली ऐसे इस इंटीग्रेशन को मैनिपुलेट करूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाला, एंड नाउ वी हैव ए एक्स स्क्वायर डी एम। अब इस एक्स स्क्वायर डी एम को अभी तुरंत मैंने इंटीग्रेट किया है और सारे लिमिट्स दे करके डीएम को मैंने ऐसे कैसे रिलेट किया था, अभी तुरंत किया है कि dm अपॉन dx दैट इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस मास एलिमेंट, और सिंस इट्स अ कांस्टेंट सो इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ टोटल रॉड का लेंथ अभी भी l है, और इसके एक साइड में उसका लेंथ l/2 होगा, दूसरे साइड में भी l/2 होगा। तो इन सब डीएम को यहाँ पर प्लेस करके और इस लिमिट को -l/2 से l/2 रख करके इंटीग्रेट करके, और हमें जो रिजल्ट आया है इसका आ चुका है रिजल्ट, दैट इज़ ml²/12। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आता है वो ml²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया इस इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट। ये रोटेशन मैट्रिक्स अगर आपको आता तो आप बिना ये सब, हालांकि इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप सीधे सीधे इस रिजल्ट को बोल सकते थे कि यही होगा, और ये रिजल्ट आ गया। कोई एक्सिस अगर रॉड के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइन करके किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसे मल्टीप्लाई करना होगा जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलता है उसमें साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देयर इज़ नथिंग न्यू। ये इस किस्म की चीज़ें आ जाएंगी, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो क्वेश्चन पूछने वाले की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुट करूँगा, लेट्स वेट फॉर द मोमेंट। तब तक मैं इससे रिलेटेड ही एक चीज़ है, रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर लैमिना, 2 डायमेंशन का पिक्चर है, प्लेट है ये थिन प्लेट, लेकिन शेप उसकी रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर नहीं है जैसा प्लेट वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल उसमें भी इसी किस्म का कुछ काम है। शायद ये वो रिजल्ट इसका एक्सटेंशन है, तो मैं इससे रिलेट करके कैलकुलेट करता हूँ। तो लेट्स कैलकुलेट दिस।
नाउ यू कैन सी कि आपके स्क्रीन पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इस ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, मतलब इसमें तो एरिया मास इसका इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है वो तो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके यूनिफॉर्म होने का मतलब हुआ कि इसका मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट होगा। अब जिन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना है वो एक्सिस डॉटेड लाइंस में शो किए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। एंड आई सपोज कि इनका दोनों एक्सिस जो डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं, जिन एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस रेक्टेंगल के सेंटर पर है। तो यूनिफॉर्म प्लेट का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा, इन्हीं दोनों एक्सिस के के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होगा। तो ये दोनों एक्सिस जो हैं ये सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, सॉरी मैंने अभी गलत बोला बहुत, खैर इंग्लिश बुरी होना कोई क्राइम नहीं है। तो ये मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन दोनों एक्सिस के अबाउट, दे आर ओपन टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू डू दिस। इसके अलावा भी एक एक्सिस हो सकता है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसके प्लेन के दोनों एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस बोलूँ तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो पोलर एक्सिस मिलेगा वो जेड एक्सिस होगा। एंड सिंस दिस इज ए प्लेनर बॉडी, द बॉडी इज इन ए प्लेन, तो ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो लगता है कि सारी चीज़ें यूज करने के लिए इसमें हम एलिजिबल हैं। तो देखेंगे इस एलिजिबिलिटी का यूज करके भी आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए कुछ एक सिचुएशंस डाले जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। सपोज दैट मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, इस एक्सिस को वाई मान लिया, ये ओ है जहाँ पर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस 2, और मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करना होगा, हमें मास एलिमेंट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। हम लोगों ने यहीं से बात अपनी शुरू की थी। तो सवाल ये उठता है कि इसमें मास एलिमेंट हम कैसे लें। रॉड में तो मास जो है लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हमने किसी पॉइंट के मास को मास एलिमेंट ले लिया था, डीएम मान लिया था। इसमें क्या करें, अगर आप सिंगल इंटीग्रेशन यूज करना चाहते हैं तो न्यूटोनियन जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करो। हालांकि सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है, नेचुरल भी लगता है, हो सकता है कि यही बात हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि एग्जैक्टली यही बात है या कोई और बात है। जनरली डीएम लेने की एक ट्रिक होती है, मास एलिमेंट चूज करने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, कोई बात नहीं करते इसके बारे में लोग लेकिन करते हैं हमेशा ये वही है लोग, कि मास अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पॉइंट पीछे जा कर के सोच सकते हैं कि वो लेंथ सीधा हो या टेढ़ा हो, क्योंकि दुनिया में दो ही किस्म के लाइन होते हैं, सीधा नहीं तो टेढ़ा। तो वो सारे लाइंस पॉइंट से मिलकर बने हैं, तो पॉइंट को डीएम मान लो, इसमें मास एलिमेंट मान लो। एरियाज की जब बारी आती है तो लोग बोलते हैं कि एरियाज चाहे जिस किस्म के हों, एरियाज को एक स्टेप नीचे जाओ, लेंथ से, पॉइंट से आपने माना कि लेंथ बनता है, तो अगली बार आप मान लो कि लेंथ से एरियाज बनते हैं। और वैसे सिमेट्रिकल लेंथ्स को ढूंढ लो जिनकी मदद से तुम्हारा एरिया प्रिपेयर हुआ होगा टैक्टिकली, और उस एरिया को डीएम ले लो। बोलिए एरिया को डीएम क्यों ले लो, पॉइंट को डीएम लेना था, एरिया को क्यों ले लो।
अरे वैसे वैसे एरिया जिनसे मिल कर के, वैसे वैसे लाइंस जिससे मिल कर के एरिया बना होगा, उनका नंबर भी इन्फिनिटी में होगा। लाइंस जो बनते हैं जिन पॉइंट से मिल कर के, उनका भी नंबर इन्फिनिटी होता है। तो जो एरियाज भी बनते हैं लाइंस से, अगर तो लाइंस का नंबर भी इन्फिनिटी होगा। दे आर ह्यूज इन नंबर। तो उनमें से किसी को डीएम मानने में टेक्निकली कोई लॉस नहीं है। सो विदाउट एनी डिले मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने कैलकुलेट करना है, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, हालांकि पिक्चर हमेशा मेरे से अच्छा नहीं बनता, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल इस किस्म के लाइंस होंगे, जिन लाइंस से मिल कर के ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया प्रिपेयर हुआ होगा। तो इसके नंबर ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होंगे इस किस्म के लाइंस के, जिनकी मदद से ये पूरा एरिया क्रिएट हुआ होगा। तो इट गिव्स अस ए चांस टू टेक इट, यूज इट एज आवर मास एलिमेंट। तो अब हम लगता है इम्प्रूव कर रहे हैं। पहली बार में हमारा मास एलिमेंट एक पॉइंट था, अब की बार एक लाइन है मास एलिमेंट, क्योंकि इससे मिल कर के एरिया बना है। ऑफ कोर्स इसी तरीके से वॉल्यूम के को भी मान सकते हैं कि एरियाज से मिल के बना है। और एक टैक्टिकल एरिया सेलेक्ट करना है, सिमेट्रिकल, जिनकी मदद से आप उस पूरे वॉल्यूम को कंप्लीट कर सकें, और उनको मास एलिमेंट यानी कि जिसका मास डीएम होगा उसकी तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ से मिलके बना है, तो मैंने इस लेंथ के मास को डीएम मान लिया। तो इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो वाई एक्सिस के अबाउट, तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मुझे तो कैलकुलेट करना था एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आई थिंक ये जो मास एलिमेंट डीएम लिया है, इट्स नॉट ए गुड चॉइस। लोग मिस्टेक करते हैं, कभी सब कुछ जानते हैं हुए भी, कभी भी अनजाने में भी। मैंने पता नहीं क्यों अभी ये गलती कर दी है, लेकिन कभी कभी गलती भी करना भी अच्छा होता है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। हम ये भी तो मान सकते हैं कि हमारे पास इस किस्म के मास एलिमेंट्स हैं, ऐसे इस किस्म के लेंथ्स हैं, उसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर, और इस किस्म के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस से मिल करके ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर प्लेट क्रिएट हुआ है। तो हमें छूट है, हम इसको मास एलिमेंट मान सकते हैं डीएम। तो इसका लेंथ कितना होगा, इसको जो मास एलिमेंट लिया है, इसका मास तो डीएम मान लिया, लेकिन इसका लेंथ कितना है ये हमें जस्टिफाई करना होगा। तो मैंने सपोज दैट कि रेक्टेंगल का ये लेंथ ए मान लिया और ये लेंथ बी मान लिया। आपकी मर्जी हो, कुछ और भी मान सकते हैं। तो हमारे मास एलिमेंट का लेंथ बी है, और एक्स एक्सिस आई कैन सी हियर कि दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस मास एलिमेंट, और लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो रिजल्ट आया था ml²/12। सो इस केस में इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा, मास की जगह तो हम डीएम लिखेंगे, क्योंकि उस रॉड का मास भले ही एम था, लेकिन इसका मास डीएम है, तो डीएम l²। इसका लेंथ अब की बार बी है, तो b²/12। ये इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्सिस के अबाउट। मैंने एक सबस्क्रिप्ट लगा करके DIX लिख दिया है। मैं कहीं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपोनेंट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये बस सबस्क्रिप्ट है। कंपोनेंट्स, वेक्टर्स, इन सब के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, बात ही नहीं कर रहा। अभी मेरे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, नो टेंसर्स एंड ऑल, सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। DIX का मतलब है एक्स यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट का रोल प्ले कर रहा है, सबस्क्रिप्ट है, और एक पर्टिकुलर एक्सिस को लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में मेरी हेल्प कर रहा, और कुछ नहीं है। तो DIX इस DM जो मास एलिमेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया।
नाउ वी नीड टू कैलकुलेट आई एक्स। इसको इंटीग्रेट करना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि 12 में वैरी करने लायक कुछ है नहीं। बी टोटल लेंथ है, हर रॉड का लेंथ भी ही है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का वेरिएबल डीएम है, जो कि डीएम हमारे किसी एलिमेंटल लेंथ का मास है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट का मास तो डीएम ही होगा। और इसमें वैरी करने वाली बात भी है, वो बात ये है कि ये इस रेक्टेंगुलर प्लेट में कहीं भी हो सकता है, तो अच्छी बात है, डीएम इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। लेकिन बी स्क्वायर बाई 12 तो इंटीग्रेशन के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि डीएम जो वेरिएबल है उसके लिए हर डीएम के लिए बी का वैल्यू भी ही है और 12 का मतलब 12 भी है। सो इट्स अ कांस्टेंट फॉर दिस वेरिएबल। अब डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही होगा जो टोटल मास होगा रॉड का। इसको 0 to m लिखें, आप ना लिखें, सीधे डीएम का इंटीग्रेशन m लिख दें, आपकी मर्जी। सो आई गॉट द रिजल्ट आई एक्स इक्वल्स एम बी स्क्वायर बाई 12। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक्स को इस रेक्टेंगुलर प्लेट के किसी लेंथ एलिमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लें, और उसके अबाउट इसका टोटल मास इंटू वो लेंथ का स्क्वायर बाई 12 लिख दें। तो ये एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इन अ सिमिलर मैनर में, बिना आपको कुछ बताए हुए मैं अगर लिख दूं, तो आई थिंक दिस नॉट बी विल बी अ सरप्राइज टू यू कि वाई के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना चाहूँ, तो दैट रिजल्ट विल बी एम ए स्क्वायर बाई 12, क्योंकि एक्स के वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ ये ए है, एम ए स्क्वायर बाई 12। और सिंस इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए प्लेन, तो जेड एक्सिस यानी इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी द सम ऑफ रेक्टेंगुलर मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज। और आई एक्स प्लस वाई करें तो जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12 होगा। अब इस रेक्टेंगल को स्क्वायर आप करते रहो, ये आपकी मर्जी है, बट मैं इसमें कुछ और काम करना चाहूँगा। बोले और क्या करने को बचा है, कुछ बचा है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज ही कर ही सकते हैं आप, वो यूज करना मत सिखाओ, हम खुद ही कर लेंगे। दैट्स राइट, यू कैन डू ऑल ऑफ द थिंग्स, बट मैं जिस काम में आपकी मदद करना चाहता हूँ वो काम कुछ और ही है। मैं ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसको इसके सेंटर ऑफ मास से, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास पर ही दोनों का ओरिजिन, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस दोनों एक्सिस को रोटेट भी करना चाहूँगा कुछ, जैसे मैं इस एक्स एक्सिस को ऐसे बनाना चाहूँ, अगर वाई एक्सिस को, ये दिख नहीं रहा है, एक्स को ऐसे बनाना चाहूँ, वाई को ऐसे बनाना चाहूँ, किसी एंगल पर इंक्लाइन करना चाहूँ, और इन नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूँ, तो क्या मैं कर पाऊँगा? लेट्स चेक इट आउट। चेक करते हैं, हम लोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फिर से एक पिक्चर है, और वो पिक्चर क्या है कि वही रेक्टेंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ही है। यहाँ एक वाट लिखा हुआ है, शो हो रहा है, ये एंगल थीटा है बेसिकली, मैंने मान लिया। ये हमारा वही पुराना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ओ है वो अभी भी इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास पर है। यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड मास है पूरा का पूरा इस रेक्टेंगुलर प्लेट में। फिर मैंने एक एक्सिस ले लिया है। इस एक्सिस में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल डायगोनली पास कर रहा है, वो शायद ये डायगोनल से पास डायगोनली होगा ये एक्सिस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसी भी एंगल थीटा पर इंक्लाइन हो सकता है। खैर यहाँ बन गया है तो मैं पिक्चर को चेंज नहीं करने जा रहा। और मान लो कि ये कोई नया एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई डैश है। ये पूरा एक्सिस जो एक्स वाई एक्सिस था पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो किसी थीटा एंगल पर रोटेट कर गया है। और मैं अब मान लो कि एक्स डैश एक्सिस या वाई डैश एक्सिस, सपोज दैट पहले एक बार में एक ही काम करते हैं। सपोज दैट एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका टोटल मास m है, और ये साइड लेंथ्स की बात करें तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ये ए और बी हैं। अब मैं जो है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ। कैन आई डू इट? ऑफ कोर्स आई कैन, सो यू कैन। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बट हाउ? पिछले तरीके से, पिछले बार कुछ ज़्यादा ही सिमेट्री थी, अब की बार वो मामला नहीं है। अब की बार कुछ स्ट्रेटजी में चेंज है। सीखो आप क्या स्ट्रेटजी में चेंज करते हैं। तो मैं अब की बार मास एलिमेंट्स के तौर पर लेंथ नहीं चुनूंगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। आई कैन सी दैट इस एक्स के परपेंडिकुलर लेंथ्स अगर मैं सेलेक्ट करने जाऊं तो उनका वो लेंथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उनका लेंथ कंटिन्यूसली वेरी करेगा और वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे। आई कैन सेंस इट बिकॉज आई एम ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो मुसीबत को पहचानना मुझे आना चाहिए। तो लेंथ्स को मास एलिमेंट दैट मीन्स इनफाइनाइटेसिमल मास एलिमेंट चुनने में प्रॉब्लम है। सो मैं एक काम करता हूँ, एरिया का एलिमेंट चुनने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं एक बार फिर से पीछे लौट जाता हूँ, एक स्टेप पीछे, और मास एलिमेंट के तौर पर मैं फिर से बेसिक पर लौट करके एक पॉइंट के मास को मास एलिमेंट मान लेता हूँ, डीएम। मास एलिमेंट के तौर पर मैंने डीएम लिया क्योंकि लेंथ एज ए मास एलिमेंट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। उसके मुकाबले में ये इजी होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी ज़रूर इजी होगी। इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई होगा तो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश होगा, राइट। तो एक्स वाई का क्या मतलब है? तो मेरे ख्याल में ये आपको दिख गया होगा कि एक कोऑर्डिनेट इसका पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये लेंथ एक्स होगा और ये लेंथ वाई होगा। और नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? तो ये लेंथ मेरे ख्याल में एक्स डैश होगा और ये लेंथ वाई डैश होगा। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब चूँकि मुसीबत बड़ी हो तो ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मैंने एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का टारगेट रखा हुआ है। तो मैं इस एक्स डैश एक्सिस से इस मास एलिमेंट डीएम का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सर्टेनली वाई डैश है, दिस लेंथ। तो मैं वाई डैश कैलकुलेट करना चाहूँगा। कैसे वाई डैश कैसे कैलकुलेट होगा? लेट्स ट्राई। ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस क्या है ये पता नहीं क्या डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैंने
ये पूरा लेंथ तो y है, ये सब दिख रहा है, और ये x है। वट एवर वाई डैश मतलब ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है। ओह अच्छा, ये लेंथ कैलकुलेट करना है वाई डैश। तो मैं काम करता हूँ, इस पिक्चर में मैं ये पूरा लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ ये, और ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल पर फोकस करना होगा। इसके पैरेलल है ये लाइन, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और सो ये और ये। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, सो दिस एंगल इज थीटा। छोटा पिक्चर है लेकिन दिस इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। ये एंगल थीटा होगा, और ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ की y है ये, राइट। तो ये लेंथ अगर y है और वो एंगल थीटा है, तो आई कैन कैलकुलेट दिस लेंथ इज y cos थीटा। वो y डैश नहीं है, लेकिन वो लेंथ y cos थीटा है। ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक का y cos थीटा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y cos थीटा। इसमें से मुझे इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब हमें y डैश मिल जाएगा। कौन सा लेंथ, पिक्चर बहुत गंदा हो चुका है, ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये लेंथ कितना है, तो ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट है, जिस ट्रायंगल में x इज द बॉस, हाइपोटेनस है वो, और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये लेंथ जो है वो x साइन थीटा होगा। तो y डैश इक्वल्स y cos थीटा माइनस x साइन थीटा, ये मुझे मिल गया। डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया, पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स। जब भी मुसीबत आती है मैं अपने बचपन की तरफ देखने लगता हूँ, यानी कि अब खुद को लो डाउन कर लेता हूँ। तो y डैश मुझे मिल गया, दिस इज y डैश इक्वल्स y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। अब मैं क्या करना चाहूँगा, तो ix dm का पहले dix डैश लिख दो। तो दिस इज y डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dm, और देन व्हाट, अगर मुझे ix डैश कैलकुलेट करना होगा तो इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि y डैश स्क्वायर dm को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है ना, इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो सब कुछ अंदर ही रहेगा, और y डैश एक बड़ा वैल्यू है। तो लेट्स कैलकुलेट, डरना नहीं है, सिर्फ डरना नहीं है। ix डैश का वैल्यू y डैश की जगह पर मैं लिख दूंगा सिंपली y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। हम लोग को स्क्वायर करना आता है, मल्टीप्लाइड बाय dm, इस तरीके से। और फिर इसके बाद अगर इस स्क्वायर को ब्रेक करना ही पड़ेगा, जैसा कि दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज ए कांस्टेंट, dm प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय dm माइनस 2xy cos थीटा साइन थीटा, थैंक गॉड, मल्टीप्लाइड बाय dm। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें से, इस इंटीग्रेशन में से, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में से थीटा इज अ कांस्टेंट हियर, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया है, तो वो उतने ही एंगल पर रोटेटेड रहेगा। सो थीटा इज अ कांस्टेंट हियर, सो cos स्क्वायर थीटा बाहर गया। ये इंटीग्रेशन आया y स्क्वायर dm, देखते हैं। ये इंटीग्रेशन होगा साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आ जाएगा x स्क्वायर dm। और इस इंटीग्रेशन के बारे में क्या, लास्ट वाले इंटीग्रेशन के बारे में, 2 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल सकता हूँ, और अंदर में बच गया xy dm। ओह, मज़ेदार चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये पहला जो टर्म है
फर्स्ट टर्म जो है इस इंटीग्रेशन का, अगेन फिर से मैं देखूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। वाई इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई वाला जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इस डी एम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई था एक्स एक्सिस से। सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम इज आई एक्स, एक्स डैश नहीं आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर डी एम इज आई वाई, माइनस ये पूरी चीज़ क्या है, तो ये इंटीग्रेशन जीरो है, एक्स वाई डी एम। आप बोलोगे कैसे इंटीग्रेशन जीरो है, आप कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ, आई डोंट नीड टू डू दिस, मुझे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मैं इंटीग्रेशन समझता हूँ, करता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। एक्स वाई का इंटीग्रेशन है, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर मैं सिमेट्री सोचूं तो एक डीएम इधर होगा तो एक डीएम इधर भी होगा। 1 मिनट, कलर्स ले लेने चाहिए, चाहे जितना गंदा हो पिक्चर। ये डीएम इधर होगा तो एक डीएम इधर भी होगा। इसका x मल्टीप्लाइड बाई वाई होगा, सिंपली एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसका जो होगा माइनस एक्स वाई इस डीएम का। तो इन दोनों को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों को इंटीग्रेट करने का मतलब सबको सारे डीएम के कंट्रीब्यूशंस को ऐड करना है। तो एक का x इंटू वाई है कोऑर्डिनेट और दूसरे का माइनस एक्स इंटू वाई है। सबको ऐड करूँगा तो एक्स वाई डी एम एक का और माइनस एक्स वाई डी एम दूसरे का 0 हो जाएगा। इधर में भी यही होगा। यहाँ पर अगर डी एम ले लूँ तो ये x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एम, इसके लिए कंट्रीब्यूशन इस डी एम का लेना पड़ेगा, और इसके सिमेट्रिक इधर में भी एक पॉइंट होगा, और इसका माइनस एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स वाई डी एम, इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा। चूँकि पूरा का पूरा सिमेट्रिक पिक्चर है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो ये इंटीग्रेशन इज ए बिग जीरो। ये मुझे पता है, इंटीग्रेशन सोचने की चीज़ होती है फिजिक्स में, करने की नहीं। सो इस चीज़ को मैं हटा ही देता हूँ। अब ये आई एक्स का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो आई एक्स का वैल्यू क्या है। तो आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ को क्या लिखा है मैंने, बी। तो दिस इज एम बी स्क्वायर बाई 12, दिस इज आई एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरा वाला टर्म एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द रिजल्ट अबाउट एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलर मैनर में वाई डैश के अबाउट कैलकुलेट कर सकता हूँ, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ आई जेड का वैल्यू कितना होगा। तो वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्क्वायर के केस में तो रिजल्ट दिख रहा है कि मैच करेगा, ए और बी दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। पता नहीं, इन चीज़ों को समझने में अगर दिक्कत हो तो आप सोचो खुद से, समझ तो जाओगे। ये इंटीग्रेशन मैंने किया नहीं, कभी नहीं करते इस किस्म के इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। मैं उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, एंड इस रिजल्ट के भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और इस किस्म के रिजल्ट कभी भी लाए जा सकते हैं कहीं भी। सब बेसिक मैथमेटिक्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू अपलोड इट सून।